हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईबीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे संविधान में वर्णित अनुसूचियों के विषय में। ठीक, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद है, भाग है, जिनमें सभी नियम कानूनों का उल्लेख है। ओके, तो यहाँ पर हम अनुसूचियों से रिलेटेड बात करेंगे। हमारे मूल संविधान में या कहें हम जो 1950 में लागू हुआ था, उस संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया और संविधान संशोधन होते गए और अनुसूचियों को जोड़ा गया। ठीक, इस प्रकार से अभी हमारे पास टोटली 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, पहले 8 थी, उसके बाद अब अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, तो पहली अनुसूची की बात करें हम कि पहली अनुसूची में क्या है। ठीक, पहली अनुसूची में है हमारे भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि आप भारत, इंडिया या फिर और भी जो चीज़ें हैं, भारत के जो नाम हैं, राज्यों के जो नाम है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका क्षेत्र, उन्हें कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है उनमें, और उनके नाम आदि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी संशोधन किया जाएगा या फिर जो भी सुधार होगा या जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जो भी लिखित रूप है, तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको? प्रथम अनुसूची भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में हमारा है वेतन एवं भत्ते। जी, यदि जैसे आप सब जानते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं, हमारे संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कि मान सकते हैं आप हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, उनके वेतन और भत्ते। उसके बाद हम बात करें तो हमारे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा सीट पे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और हमारी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी के जो संवैधानिक पदाधिकारियों से मतलब होता है कि संविधान में जिनके पदों का उल्लेख हो, उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। ठीक, तो उन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, उन्हें कम करना, ज़्यादा करना, उनके भत्ते, उनकी पेंशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें व्यवस्थित करना, उनमें संशोधन करना, जो भी चीज़ें हैं, तो वो हमें सभी कहाँ मिलेंगी? द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते में। ठीक, तो आप यहाँ पर से डिटेल में लिख सकते हैं कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कि तृतीय अनुसूची में क्या है। तो तृतीय अनुसूची में मान लो कोई संवैधानिक पदाधिकारी बनता है न्यू, जैसे राष्ट्रपति किसी को घोषित किया जाता है या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है या सभापति उपसभापति कोई भी होते हैं, तो उनके अपने पद ग्रहण करने के समय, जब वो अपना पद ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन्हें क्या दिया जाता है? शपथ दिलाई जाती है। ठीक, तो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को दी जाने वाली शपथ, कैसे शपथ दिलाएगी, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, किस तरीके से दिलाएगा, वो सारी चीजें हमें सब इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी? तृतीय अनुसूची में शपथ से रिलेटेड दी जाती है। फिर हम बात करते हैं हमारी चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची है हमारी राज्यसभा से संबंधित। जी, राज्यसभा से संबंधित कैसे कि राज्यसभा के क्षेत्र, उसमें जो राज्यसभा की सीटें हैं, उन सीटों का निर्धारण करने के लिए कि राज्यसभा सीटों का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, किन राज्यों से कितने लोगों को लिया जाएगा, या राज्यों से लिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाएगा। हाँ, यूपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि राज्यसभा में या फिर हम कहें राज्यसभा सीट के लिए जो सदस्यों का निर्धारण किया जाता है, तो वो क्या सिर्फ राज्यों से लिया जाता है या केंद्र शासित प्रदेशों से भी लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर याद रखें कि केंद्र शासित प्रदेशों से या हम कहें जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, उनसे भी हम राज्यसभा सीट का निर्धारण, यानी कि वहाँ से कैंडिडेट को ले सकते हैं, बशर्ते है कि जिस राज्य से या जिस केंद्र शासित प्रदेश से हम ले रहे हैं वहाँ पर विधानसभा का उल्लेख होना चाहिए या वहाँ पर विधानसभा उपस्थित होना चाहिए, तब हम वहाँ पर राज्यसभा के लिए कैंडिडेट को ले सकते हैं या वहाँ पर हम सीट दे सकते हैं। ठीक है, पांचवी अनुसूची की यदि हम बात करें तो पांचवी अनुसूची में हमारी दो जातियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का उल्लेख या हम कहें उनके अधिकार, उनको नियंत्रण करने के लिए उनकी सारी चीजें जो भी उनका उल्लेख है, उनसे रिलेटेड चीजें हमें कहाँ पर मिलती हैं? पांचवी अनुसूची में। फिर बात करते हैं हम छठी अनुसूची। छठवीं अनुसूची एक विशेष अनुसूची है जिसमें विशेष राज्यों से संबंधित उल्लेख है, यानी कि जो पांचवी और छठवीं अनुसूचियां हमारी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, लेकिन अनुसूचित जाति पांचवी अनुसूची में है, बट जो अनुसूचित जनजाति है, जनजाति का पांचवी में भी उल्लेख है, लेकिन छठवीं अनुसूची में विशेष राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में विशेष अधिकार दिए गए हैं। किसके लिए? जनजाति के लिए। और उसका वर्णन किया गया है 6वीं अनुसूची में, इसीलिए हमने यहाँ टॉपिक का नाम दिया है विशेष राज्यों में जनजाति के अधिकार संबंधित तथ्य है यहाँ पर। ठीक है, 7वीं अनुसूची की हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में हमारी कुछ मुख्य सूचियां हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे उसे कि 7 से 7वीं और 7 से सूचियां। ठीक है, तो 7 से 7वीं और 7 से सूचियां, यानी कि 7वीं अनुसूची में 3 मुख्य सूचियों को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करें हम तो संघ सूची है, जैसे कि हम बताएं आपको कि संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है, उसमें सुधार केंद्र सरकार कर सकती है, कुछ भी चीजें हटाना हो, जोड़ना हो, जो भी करना हो तो संशोधन के द्वारा ही होता है, लेकिन नियम कानून यदि बनाना होता है तो वहां पर केंद्र सरकार ही नियंत्रित उसे करती है। ठीक, फिर बात करें हम राज्य सूची की तो राज्य सूची में राज्य सरकारें अपना अपना कानून बनाती हैं और उसमें लागू करती है, राज्यों के लिए होती है। फिर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची ये ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, लेकिन यदि कहीं ऐसी विवाद की स्थिति आती है, जैसे कि कानून बनाने की बात आ रही है, केंद्र सरकार बोलती है कि हमारा कानून लागू होगा या राज्य सरकार कहती है हमारा होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का विषय ही मान्य होता है। लेकिन यदि नॉर्मली माना जाए तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है या राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस तरीके से 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को रखा गया है, वो हमारी केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में याद रखें केंद्र सरकार कानून बनाएगी या संघ सरकार जिसे कहते हैं हम, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है सामान्य रूप से। ठीक है, कुछ विषय हैं इनमें, जैसे संघ सूची में हमारे हैं, पहले जब संविधान संशोधन हुआ था उस समय की बात करें हम, तब इसमें 97 विषय थे। संविधान संशोधन के बाद में संविधान बन रहा था उस टाइम, या मूल संविधान की बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे 97 विषय थे। उसके बाद संशोधन के बाद इसमें बढ़कर 100 कर दिए गए। ठीक है, लेकिन राज्य सूची की बात करें हम, इसमें पहले से 66 विषय थे मूल संविधान में, घटकर ये संविधान संशोधन के बाद 61 हो गए हैं। फिर समवर्ती सूची में पहले ये 47 थे, उसके बाद में घट के 52 हो गए हैं। तो इस प्रकार से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का अलग अलग निर्धारण है और अलग अलग उनको रखा गया है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी और संशोधन के पश्चात 4 अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया है। ठीक है, तो उन 4 अनुसूचियों के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, जस्ट बाद में, अभी हम इनको अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची की बात करें हम तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख कैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी भाषाएं हैं, जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ हमें हर एक क्षेत्र में नई नई भाषाओं को सुनने को मिलता है। हम कोई भाषा यूज़ करते हैं हमारी अगली 1-2 स्टेट में, या हम कहें थोड़ी दूरी पे यदि हम चलते हैं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमें नई नई भाषाओं को देखने को मिलता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, हमारे इंडियन कल्चर में या हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। तो उनमें है हमारी जो मूल संविधान में उल्लेखनीय थी वो थी हमारी 14 भाषाएं। संशोधन के पश्चात 8 भाषाओं को जोड़ा गया, तो वो 8 भाषाएं जुड़ी हैं इसमें। उसके बाद हमारी टोटल हो गई है 22 भाषाएं। हमें एक बात आपको यहाँ पे बता दें कि जब हमारा 22 भाषाएं इस तरीके से जुड़ी हुई है यहाँ पर, जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ तो वहां पर एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। ठीक, उसके बाद में हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में हम यहाँ पे हमें 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तीन भाषाएं। उसके बाद में हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो संशोधन हुआ था हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें हमारी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से टोटल हमारी भाषाओं की संख्या हो गई थी 22। तो याद रखें आप, ये भाषाओं को पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था, इसीलिए आप याद रखें कि 21वां संविधान संशोधन हुआ हमारा, उसमें हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, हमारी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन में हमारी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्हें हमने समझ तो लिया है, लेकिन याद कैसे किया जाए, बच्चे भूलते बहुत जल्दी है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन हमारा जब हुआ तो प्रथम संविधान संशोधन, या हम कहें जब संविधान बना, तो संविधान बना कहाँ था, इंडिया में।
ठीक है। तो इंडिया में बना था, नाम कैसे रखा है, यदि ऐसा हो सकता है कि संविधान में कहीं भी उसका नाम उल्लेखित ना हो तो कोई भी प्रधानमंत्री आएगा और अपना भारत का नाम चेंज कर देगा, कुछ भी रख देगा, है ना। इसीलिए उन्हें क्या कहा, संविधान में लिखित रूप से दिया गया है कि भाई ये प्रूफ है कि इसमें जैसा है इसे वैसा ही रहने दिया जाए। जो भी संशोधन हो रहे हैं तो वो अपने लोकसभा और राज्यसभा के संशोधन के बाद ही, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो चेंज होगा, ठीक है। तो इसीलिए भारत में जो भी भारत का नाम है वो राज्यों के नाम, राज्यों का क्षेत्र, राज्यों में संख्या, है ना, राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम क्षेत्र से संबंधित इन विषयों का वर्णन कहाँ है, प्रथम अनुसूची में, ठीक है। तो याद रखें आप कि प्रथम अनुसूची में भारत मतलब पहले भारत बना, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, इसीलिए पहली अनुसूची मतलब भारत, ठीक है। द्वितीय अनुसूची की बात करें हम तो कभी भी जब भी आप भारत है आपका तो उसमें ये होता है कि कोई ना कोई संवैधानिक पदाधिकारी रहेंगे उस इंडिया को चलाने के लिए, ठीक है। इंडिया को चलाने के लिए संवैधानिक पदाधिकारी है तो वो इन्हें ऐसे वैसे काम तो करेंगे नहीं, है ना। तो उनके काम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, उनके वेतन और भत्तों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो द्वितीय अनुसूची हो गई हमारी। अब उन्हें हमने वेतन और भत्ते, उन्हें तो बता दिया कि आपको इंडिया को चलाने के लिए वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी पर्सन यदि सिर्फ काम को देखे और वेतन और भत्तों को बस देखे तो कैसे काम चल सकता है, लापरवाही कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें एक शपथ ग्रहण दिलाया गया है। शपथ दिलाई जाती है उन्हें कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इन जिम्मेदारियों को निभाना है, ऐसे इस तरीके से उन्हें बताया जाता है। तो वो हो जाती है हमारी तृतीय अनुसूची में शपथ, ठीक। फिर हम बात करें कि इनमें 2 सदन होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का तो यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन पूरा भारत 3 चीज़ों में मुख्य रूप से बटा हुआ है हमारा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आती है राज्यसभा। याद रखें आप कि पहले तो भारत हो जाता है, फिर उनमें रहने वाले जो वेतन, उसको चलाने वाले जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन और भत्ते, उनको दिलाने वाली शपथ, और जो नॉर्मल रूप से या हम कहें स्थायी रूप से जो हमारा सदन होता है ना। भारत हमारा स्थायी है, स्थायी पदाधिकारी हो गए, मान लेते हैं हम कि वो रहेंगे, एक नहीं रहेगा तो दूसरा रहेगा, आना जाना उनका लगा रहेगा, लेकिन वो रहेंगे, ठीक है। उनको शपथ हमें हमेशा दिलाना होगा। तो स्थायी सदन जो होता है हमारा वो होता है हमारा राज्यसभा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। लोकसभा हर 5 साल में विघटित हो जाती है, ठीक, या बीच में भी वो विघटित हो सकती है किसी रीजन की वजह से। बाकी हमारी जो राज्यसभा है ये विघटित नहीं होती है, हाँ, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जो कि हर 3 साल में 1/3 सदस्यों को निकाल दिया जाता है और नए सदस्यों को रख लिया जाता है। इस तरीके से हमारी राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है। तो ये चौथी अनुसूची हो गई हमारी राज्यसभा से संबंधित। फिर बात करते हैं तो 4 अनुसूचियां आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रथम भारत से रिलेटेड है, दूसरी उनके वेतन भत्ते को चलाने वाले का, थर्ड है हमारा शपथ, और चतुर्थ है हमारी राज्यसभा जो कि स्थायी सदन होता है। फिर बात करते हैं हम हमारी 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 5वीं और अनुसूची से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड आप याद रखें उनके अधिकार, उनकी क्षेत्र, उनको मुख्य अधिकार जो दिए गए हैं वो। और 6वीं अनुसूची है मुख्य या फिर हम कहें विशेष राज्यों में उनके अधिकार जो उन्हें दिए गए हैं। तो विशेष राज्य हमारे हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जी, ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आप कैसे याद रखेंगे, जो हमारा ये जो पूर्वी एरिया है यहाँ इंडिया का, तो यहाँ पर हमारा असम है, उसके बाद यहाँ नीचे में मेघालय है, फिर हमारा मिजोरम और यहाँ पे ऐसे पे त्रिपुरा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 6वीं अनुसूची, 5वीं 6वीं दोनों मिलती जुलती हैं, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और 7वीं अनुसूची, 7 से 7वीं और 7 से सूचियां, 3 सूचियां हैं हमारी, संघ, राज्य और संवर्ती सूची, ठीक है। संघ, राज्य, संवर्ती सूची हमने आपको बता दिया कितने कितने विषय थे उन्हें, संविधान संशोधन के पश्चात उनके विषय कम और ज्यादा किए गए हैं। फिर हमारी आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख है कि जब हमारा मुख्य संविधान था या हम कहें मूल संविधान था, उसमें हमारी 14 भाषाएं थी। संशोधन के पश्चात कुछ भाषाओं को जोड़ा गया जो कि 6 हैं, उनमें से हमारी सिंधी, कोकरी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली है, ठीक है। अगली अनुसूची की बात करें हम, अगली जो हमारी 4 अनुसूचियां हैं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं। इन 4 अनुसूचियों को हमने संविधान संशोधन के बाद हमारे संविधान में जोड़ा है या ऐड किया है, ठीक है। तो कुछ संविधान संशोधन होते गए क्रमानुसार और चीज़ों को ऐड किया गया संविधान में, और उन्हें ऐसा नहीं है कि रेगुलरली हमने पहले अनुसूचियाँ ही जोड़ लिया, फिर भाग ही जोड़ लिया, अन्य चीज़ें जोड़ ली, ऐसा नहीं है। जब जिन चीज़ों की जरूरत पड़ी हमारे संविधान में वैसे ही संशोधन किए गए और आज भी होते हैं अभी भी, और उसे संशोधित किया जाता है या हम उसे अपडेट किया जाता है।
ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों में हमारी 9वीं अनुसूची है, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 में हुई थी। हमने एक टेबल बना लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमने 8 अनुसूची आपको बताया था जो कि मूल संविधान में थी, उसे हमने क्रम वाइज कर लिया है और वो व्यवस्थित तरीके से आपको समझ में आ गई है। लेकिन जो हमारी अगली 4 अनुसूचियां हैं, वो जो कि संविधान संशोधन के बाद आई हुई हैं, तो उन्हें हम एक टेबल के थ्रू समझ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें कि 9वीं अनुसूची जो थी हमारी, ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसके तहत हमने इसे जोड़ा है यहाँ पर 9वीं अनुसूची को। ये जो अनुसूची थी हमारी संपत्ति और प्राधिकरण या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित थी। संपत्ति अधिग्रहण मतलब जब हमारी ये यहाँ पर ऐसा था कि संपत्ति को कौन देगा, कैसे सरकार अपने पास कैसे लेगी, कर लगान, कर और जो भू लगान वगैरह थे, टैक्स वगैरह थे, कैसे वसूला जाए, उन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक नई अनुसूची को जोड़ा, 9वीं अनुसूची, और उनमें इन विषयों को रखा गया। इसमें काफ़ी सारे विषय थे, लेकिन इन विषयों को उस समय में जब पहली अनुसूची बनाई गई थी, या हम कहें संविधान में मूल संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन किया गया था, उस समय में हमने 9वीं अनुसूची को जब जोड़ा, तो उसमें हम इसमें जो भी विषय रखे गए थे उनके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। यानी कि एक कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम उस न्यायालय में उसको लेके नहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ संविधान संशोधन होने के पश्चात और बाद में इसमें टोटली 283 सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया या विषयों को जोड़ दिया गया, और अब इसे इन विषयों को जोड़ने के बाद अब इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पर ये है कि पहले हम चुनौती नहीं दे सकते थे, अब चुनौती दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्रमांक में दिया है 9वीं अनुसूची, फिर हमारी जाती है संविधान संशोधन प्रथम और 1951 में हुआ। इसकी क्या है ये, तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूलेखों से संबंधित है, और इसकी विशेषता है चुनौतियों को दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते थे। ठीक है, 10वीं अनुसूची है हमारी, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जुड़ी हुई है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तब हमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है। जो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब देश में संविधान लागू हुआ, उसके बाद में पदों के लिए या सभी चीज़ों के लिए एक लगाव सा हो गया लोगों को कि हमें भी ये करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे दल थे, चुनाव वगैरह होते थे। चुनाव होने के बाद में जो भी पार्टी जीती होती है, या फिर हम कहें जो भी पक्ष मजबूत होता है जीतता था, तो लोग उसकी तरफ चले जाते थे, यानी कि अपने अपने दल को बदल लिया करते थे। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि व्यक्ति कभी किसी के साथ रहता, कभी किसी के साथ रहता। तो आम जनता को प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारा जो नेता है वो अपना दल तो बदल लेता, विश्वास उठ रहा था। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने 10वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और दल बदल संबंधी अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि 10वीं अनुसूची। तो आप याद रखें कि 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल संबंधित है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। तब इस अनुसूची में दिया गया था कि यदि कोई भी नेता या कोई भी पक्ष, कोई भी व्यक्ति दल को बदलता है तो वो चुनाव के पहले बदल सकता है, चुनाव के बाद दल बदल नहीं किया जा सकता। ठीक, चुनाव जीतने या हारने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, चुनाव के पहले ही दल को बदल सकता है, उसके बाद जो भी होगा वो वैसा ही रहेगा। तो दल बदल संबंधी प्रावधान है, अपने दल को बदल नहीं सकता, ये उसकी विशेषताएं हैं। 11वीं अनुसूची है हमारी। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। कहीं कहीं पे ये 1992 दिया जाता है, कहीं कहीं पे 1993 दिया जाता है। ये इसलिए होता है ऐसा कि बात ये हुई थी कि जब 73वां संविधान संशोधन था, ये 1992 में पास हो गया था, लेकिन कानून बना के इसे लागू कब किया गया था, 1993 में। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कभी कोई राइटर इसे 1992 दे देता है, कभी कोई 1993 दे देता है, कहीं पे 1992 बात होती है, कहीं पे 93 पे बात होती है। तो ऐसा कोई खास इशू नहीं है, आप दोनों चीज़ें को याद रखें कि 1992-93 में एक में ये पास हुआ, दूसरे में ये लागू हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन जब हमने कुछ दिन पहले भी पिछले वीडियो अपलोड किया था, उसमें पंचायती राज से रिलेटेड सभी चीज़ें बताया हुआ था। तो यही पंचायती राज व्यवस्था हमारी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में लागू की गई थी, जिसमें टोटली जो कार्य की संख्या है वो 29 कार्य जोड़े गए थे। पंचायती राज में हमने सारी चीज़ें आपको बताया, कौन कौन से कार्य किस तरीके से कार्य होते हैं। हम उसे नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी 12वीं अनुसूची, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93। ये भी उसी समय में हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ये भी 92 में कंप्लीट हो गया था या पास हो गया था, पारित हो गया था, लेकिन 93 में इसे कानून बना के लागू किया गया था, जो कि नगरीय प्रशासन से रिलेटेड है। हाँ, ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड है, और नगरीय प्रशासन से रिलेटेड या नगरों से रिलेटेड नगरीय प्रशासन है, जिसमें कुल 18 कार्यों को जोड़ा गया था।
आप हमेशा याद रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत ये पंचायती राज, या फिर हम कहें कि 11वीं अनुसूची में कितने कार्य जोड़े गए, तो 29 कार्य जोड़े गए हैं। और 12वीं अनुसूची की बात करें हम, तो इसमें 18 कार्य जोड़े गए हैं, जो कि नगरीय प्रशासन से रिलेटेड है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची हमारी जुड़ी है, तो पहली जोड़ने वाली पहली है, इसलिए प्रथम संविधान संशोधन में जुड़ी, और 1951 में, क्योंकि 1951 हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1950 के जस्ट बाद में या दूसरे साल में, ठीक, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था, क्योंकि उसके बाद ही तो लोगों को पता चला। उसके पहले जो अंग्रेजी शासन था, लोगों को इतना लगाव नहीं था भूमि से और अदर चीज़ों से, क्योंकि सब कुछ उनके अंडर में चलता था। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि कौन सी चीज़ हमारी है, हमें कितना रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, लोगों में अपनी अपनी जागरूकता बढ़ती गई, और वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हुई थी भूमि से रिलेटेड, इसीलिए भू सुधार संबंधी प्रथम अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें तो पहले कम विषय थे, यह हम कहें नॉर्मल साधारण तरीके से लिया जाता था, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन बाद में 283 जोड़े गए हैं उसमें विषय, और फिर चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया था कि इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बहुत से कार्यों में अन्याय करती थी, या हम कहें सही तरीके से उनका यूज नहीं करती थी। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, मैंने अभी आपको बताया, जो कि 52वां संविधान संशोधन, आप जैसे देख रहे होंगे कि दावी हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है, और 52 भी हमारा इवन नंबर है, लेकिन ये और नंबर, तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित, ठीक है, ये दल फिर बदल गया। अब आता है हमारा 11वीं अनुसूची, जो कि 73वां संविधान संशोधन। 11वीं और 12वीं अनुसूची मिलती जुलती है आपकी, आप ऐसे याद रखें कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, जो कि ग्रामीण से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची में आपका नगरीय निकाय है या नगरीय प्रशासन से रिलेटेड है। दोनों ही आपके 73वां और 74, 11, 12, 73, 74, 1992, 93 आपकी एक ही डेट है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वाले में पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र एरिया बड़ा होता है, इसीलिए, और अधिकतर गांव होते हैं, या हम कहें हमारा जो देश है ग्रामीण क्षेत्र का देश है, या फिर हम कहें यहाँ गाँव से मिलकर ही बना हुआ है, अधिकतर गाँव है, इसलिए 29 विषय इसमें ज़्यादा विषय है, और हमारा नगरीय प्रशासन इसमें 18 विषय यानी कि कम विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देख सकते हैं। बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप लोग जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उन्हें आप बना रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ नहीं सकती, ना ही बता सकती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे क्या होता है, तो आप लोग वीडियो को देखते हुए अपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं, उनके ऑब्जेक्टिव लिखें, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम बीच में बताते हैं, तो उन्हें नोट करें, कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, रिपीट करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ पढ़ाने से आप लोग अपने भविष्य को नहीं देख सकते जब तक कि आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी जो ऑब्जेक्टिव टाइप लिस्ट है, या हम कहें अपनी एक नोट्स बना रहे होंगे, उसमें आप लिख रहे होंगे सारी चीज़ें, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप न्यू हैं तो, और